Okay, we'll start the new chapter now. Chapter number 7. System of particles and rotational motion. So far we have been seeing the point masses. अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर किए सभी में हम लोगों ने पॉइंट मासेस का डिस्कशन किया कि objects are very small, point masses. Now this chapter onwards we are going to take extended bodies, है ना, जिनकी some significant size is there. ऑलराइट, तो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है. वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ के फार्मूले लिखने, तो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है. उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड वी विल सी अदर रिलेटेड पॉइंट्स. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स and rotational motion, this chapter deals with the extended bodies which have significant size. तो देखो, सबसे पहले what we are going to learn here is translation motion. Have you heard this word translation? Of course translation you know, है ना, but here translation का physics में meaning is something different. Translation motion is one in which all the particles of the body move with the same velocity. जितने भी पार्टिकल के बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम है. इफ सच मोशन टेक्स प्लेस देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. लेट्स सी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी मूविंग इन द ट्रांसलेशन मोशन. तो यू मे बी थिंकिंग कि ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है जिसमें वेलोसिटी डिफरेंट हो, है ना. रोटेशन मोशन में ऑल द पार्टिकल्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी. यू नो, फैन ब्लेड का एग्जांपल ले लीजिए, तो जो सर्कमफ्रेंस पे है ब्लेड्स के पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी मोर होती है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है. जो कम रेडियस पे है उसकी वेलोसिटी कम होती है. तो दैट इज द एक्सेप्शन, दैट इज नॉट द ट्रांसलेशन मोशन. तो ट्रांसलेशन मोशन में द पार्टिकल्स हैव टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन. जनरली स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, है ना. तो जनरली 99% टाइम ट्रांसलेशन मोशन डील्स विद द स्ट्रेट लाइन मोशन ओनली. बट अगर टर्न भी होना है तो सारे पार्टिकल एक साथ, पूरी की पूरी बॉडी एक साथ टर्न होगी, सो दैट वेलोसिटीज जो है सभी पार्टिकल की वेलोसिटीज एक जितनी रहे, एक जैसी रहे. तो इन दैट केस इट कैन टर्न इवन, बट इट हैज टू इंश्योर कि all the particles have the same velocity. If it is happening that, then also we can say translation motion. But straight line motion is the crystal clear. उसमें सारे पार्टिकल सभी सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं. क्लियर. तो ट्रांसलेशन मोशन का अगर आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ये आई हैव टेकन फ्रॉम डिफरेंट बुक. यहाँ पर जो है दिस स्पोर्ट्स वुमन दैट स्केटर्स शाशा, है ना, in motion. First one is the pure translation motion. She is going forward, holding the hands and leg position constant. All the particles, all the body parts are having same velocity. ऐसे जा रही, skates पे आगे move कर रही. Then here it is, she is turning about the vertical axis. So that is called pure rotational motion. And this forward motion is called pure translation motion, है ना. तो that is the example of translation and rotation motion. All right. तो यहाँ पे block का दिया, NCERT book में they have given this block is sliding down. All the particles will have same velocity because magnitude of velocity will be same, direction will be same. So we say the same velocity. All the particles are medium. Translation motion समझ में आ गया. All the particles of the body will have same velocity, same magnitude of speed and same direction. टर्निंग नहीं हो रही, उसकी टर्न करने से वेलोसिटी में चेंज, पार्टिकल्स में मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटीज. टर्निंग में भी मोस्ट ऑफ द टर्निंग्स में वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है. तो दे आर सपोज टू हैव सेम वेलोसिटी, देन ट्रांसलेशन मोशन.
and mostly we will be meaning straight line motion generally. ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन में. Now एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर एक्सटेंडेड बॉडीज के साथ डील करने वाले हम लोग, तो उनका एक सेंटर ऑफ मास होता है एक्सटेंडेड बॉडी. सपोज आप एक रॉड ले लें या एक अपना नॉर्मल स्केल ले लीजिए, उसको किस पॉइंट पे बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पे जनरली होता है, उसको आप होल्ड करिए फिंगर पे, एट द पॉइंट वेयर यू आर एबल टू बैलेंस इट, दैट पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ मास. बट डेफिनेशन इज लाइक दिस. सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है? सपोज ये आपने एक यूनिफॉर्म रॉड रख दी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दी. आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे टर्न हो जाएगी, इधर फोर्स लगाएंगे तो ऐसे टर्न हो जाएगी. बट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर आप फोर्स लगाएंगे, इट विल मूव इन द ट्रांसलेशन मोशन, इट विल मूव विदाउट टर्निंग. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. क्या समझ में आया? लेट अस रीड इट. सेंटर ऑफ मास इज इन द एक्सटेंडेड बॉडी इज दैट पॉइंट at which applied force will produce purely translation motion without any turn. तो एक पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पे होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो मिड पॉइंट होगा, उसको आप लगाएंगे, पूरी की पूरी रॉड आगे स्लाइड हो जाएगी विदाउट एनी टर्निंग. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशंस. और भी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में आप पढ़ सकते हैं. एवरेज लोकेशन ऑफ मास, ऐसा भी बोल सकते हैं. सब मास का एवरेज लोकेशन कहाँ है, बीच में आ जाएगा. क्लियर? तो दिस डेफिनेशन यू कैन रिमेंबर. पॉइंट where the applied force will produce translation motion only without any turn is called center of mass. Center of mass को COM लिखेंगे हम शॉर्ट में. ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? बोलिए. What we have learned so far is translation motion and center of mass. तो लिख लीजिए उसको. जस्ट यू कैन हैव द ब्रीफ नोट. यहाँ इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूं क्या डायग्राम को? ये एग्जांपल लिया मैंने कि सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट जहां से विदाउट टर्न रॉड मूव कर सके, उस पॉइंट को हम व्हाट वी कॉल इज सेंटर ऑफ मास. एंड देयर आर अदर डेफिनेशन इन एनसीईआरटी बुक आल्सो. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. दूसरी डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे बट नॉट नाउ. ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन डन, सेंटर ऑफ मास डन. उसके हमने ये एग्जांपल भी देख लिया डिफरेंट बुक से. नाउ हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास? अगर मल्टीपल पार्टिकल्स है, सपोज इट कैन बी ज्वाइंट टुगेदर, पार्टिकल्स कैन बी ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म द रिजिड बॉडी, है ना? जैसे रॉड में पार्टिकल्स ज्वाइन है, रिजिड बॉडी है. बट दे कैन बी सेपरेट आल्सो, सेपरेट masses. सपोज एक मास यहाँ पर है, कैन यू सी? दिस इज वन m1 at distance x1. This is m2 at distance x2 from origin. ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, x एक्सिस y एक्सिस. ठीक है. Let m1 and m2 are the masses at x1 and x2 from origin, at distance x1 and x2 from origin. Let C be the center of mass of the both the particles. Its distance from the origin is x. Then center of mass can be calculated. Then x can be calculated, which is the distance of center of mass from origin, can be calculated by simple formula called given by m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. 3 पार्टिकल्स हैं तो m3 x3 आ जाएगा, 4 है तो वो भी आ जाएगा, 5 है तो 5 भी आ जाएंगे पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं. ठीक है. फार्मूला इज आल्सो सिंपल. इफ बोथ द masses आर इक्वल, देन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1. m कॉमन लो के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2m हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा. मिड पॉइंट. if both the masses are equal, center of mass will be at midpoint. ठीक है. and for the n particles we can have formula like this. देखो n particles के लिए फार्मूला कैसे बनेगा? like this. m1 x1, it will be extended up to mn xn and here. और इसको हम सिंपल अगर लिखना है
You don't want to write up to that many terms, तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा. इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा. सिग्मा मीन्स सम. MI XI. I represents from 1 to n. I जो है 1 से लेकर n तक है. नीचे टोटल मास, नीचे भी मास का आ जाएगा. MI, I is 1 to n. तो ऐसे, this is the way of writing in NCERT book. You are supposed to know. यहाँ पे सिग्मा क्या देखो, सिग्मा is the Greek letter. Symbol sigma, Greek letter called sigma, and sigma MI is nothing but a total mass of the system. इसको ये क्या है? टोटल मास. इसको कैपिटल M लिख सकते हैं. गेटिंग? तो ये आपका फार्मूला हो गया. अभी आपको लग रहा होगा व्हाट अबाउट y coordinate and z coordinate? So if the particles are not in line, they are scattered all over the places, they will have y coordinate also, z coordinate also. तो इसी को हम जनरलाइज कर देंगे. x की जगह y कर देंगे और z कर देंगे लाइक दिस. ये देख लीजिए. फिर हम इसको y एंड z वाला रिलेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स आर नोन. Coordinates of point masses are not known, then center of mass, location of center of mass will be known by this formula or this formula, both are same. ठीक है. So what we have seen, how to find out the location of center of mass for multiple masses located at different locations. ठीक है. No problem in this formula. Do you want to clarify something here? Formula is very simple. M1 x1 plus M2 x2 and so on divided by total mass. Understood, sir. Okay, we'll continue further. देख लीजिए इसको. So if they are not in line, so we can have y coordinate also, z coordinate also. या फिर सिंपल लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए. It is just identical. Only thing x, you have to replace x by y or z. That's all. Otherwise, this is okay. Now we'll solve 2 or 3 questions based on this formula. So it is almost maths, as if you will be solving the math question. Coordinates आपको पता होने चाहिए. Coordinates या तो डायरेक्ट दिए होंगे या इनडायरेक्टली दिए होंगे. आपको निकालने पड़ेंगे masses के coordinates, and then you have to put the value in these formulas. ठीक है. For example, if we take this simple question first, we have the 1 kg mass and 9 kg mass separated by distance 10 meter. We have to find out the distance of center of mass from any one of the masses. यहाँ से लिख सकते हैं 1 kg mass से कितनी distance पर है, और 9 kg से माइनस करके 10, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो 9 से भी पहले 1 kg से निकाल लेते हैं. What is the distance of center of mass from 1 kg mass? Can you try yourself first, then I will solve it. Try करिए, and then I will show you the solution. Refer diagram and find distance of center of mass from both the masses. पहले 1 kg से निकाल के उसको 10 से माइनस कर देंगे तो 9 kg से डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का. Could you get the clue how you are solving it? Make it coordinate system. यहाँ पे देखो, इसको ऐसा कर लेते हैं. This is y,
दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये इसको ओरिजिन पे ले लो, टेक द 1 kg मास एट ओरिजिन। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो सेंटर ऑफ मास सी निकालना है, कितनी डिस्टेंस पर है, तो लेट इट इज एट डिस्टेंस एक्स। तो एक्स निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो m1 इज 1 kg, उसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कितनी डिस्टेंस पर है ओरिजिन से वो, कम ऑन आर यू देयर, Yes, sir. Yes, sir. 1 kg ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, So 1. 0, ओरिजिन पे ले लिया ना हमने उसको, ये y Yes, sir. y एक्सिस है, ये x। तो हमने एक मास को ओरिजिन पे ले लिया, अपना काम आसान हो गया। 9 और 9 kg कितनी डिस्टेंस पर है, 10 है, डिवाइड बाय 1 प्लस 9, so this is coming 9 into 10 divide by 10, that is 9 meter from 1 kg mass। तो 9 मीटर मतलब वेरी क्लोज टू द हैवी मास। देखो और डिस्टेंस मुझे बढ़ानी पड़ेगी, 9 मतलब वेरी वेरी क्लोज टू द, यहाँ कहीं पर होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, वेरी क्लोज टू द हैवी मास। 9 kg से कितने डिस्टेंस हो जाएगा उसका फिर, फ्रॉम 9 kg हाउ फार, 9 kg से कितनी डिस्टेंस पर रहेगा, टोटल इज 10, So 1. 1. center of mass is 9 from this side, so 1 from other side, Yes, sir. so it is close to the heavy mass, therefore center of mass is situated near to heavy mass। जैसे mass will be near to earth because earth is very heavy as compared to moon, so it will be near to the earth away from the moon। Similarly here and close to 9 kg, center mass is close to the heavier mass, clear? Yes, sir. Clear. Same question, same logic is here in this question। ये आप होमवर्क में ट्राई करिए इसको, 7.2 बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ी केमिस्ट्री भी है इसमें। HCl मॉलिक्यूल है ना, अगर हमने हाइड्रोजन का मास m लिया, अच्छा दिया ये आपको यहाँ पर, तो क्लोरीन कितना है 35.5 टाइम्स हैवियर, तो उसका 30.5 m लेना पड़ेगा, है ना। क्लोरीन इज मैसिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम। तो सिमिलर टू दिस यू कैन जस्ट ट्राई, ओरिजिन पे हाइड्रोजन एटम को ले लीजिए और दूसरे पॉइंट्स पर क्लोरीन एटम ले लीजिए, है ना। तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन almost 100% similar to the one which we did it now, just now, ठीक है। All right, so we have learned how to find out the center of mass of two particles or more than two particles. If we know their locations, we know the location of center of mass. The center of mass knowledge is important because if we want to use the Newton's laws of motion and for the multiple particle system, तो सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। ट्रांसलेशन मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटर ऑफ मास की नॉलेज चाहिए हमें, अदरवाइज we cannot define, we cannot use the translation motions equations like Newton's second law, kinematic equations use करने में v is equal to u plus at,
अभी तक तो अपना काम चल रहा था सेंटर ऑफ मास से, आई मीन पॉइंट मास मान के हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, but now knowledge of center of mass is must, because if you want to use these equations, Newton's second law or kinematic equations, center of mass पे लगाई जाएंगी वो equations. ठीक है, let's see 3 particles. ये आपका सॉल्व एग्जांपल, आई वांट यू टू डू योरसेल्फ. इसमें 3 particles हैं, देखो चलो देख लेते थोड़ा. Find the center of mass of 3 particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of particles are 100 gram, 150 gram, and 200 gram here, shown respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter. ये total 0.5 meter है ये. तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम तो 0 0 हो जाएंगे. इसके भी इजी है 0.5 एंड 0. इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. एक्स तो हाफ हो जाएगा, टोटल 0.5 है, 0.25 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, है ना. उसका 0.5 का भी आधा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, 0.25. ये कैसे निकालेंगे? वाई कोऑर्डिनेट. ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट? आइदर यू यूज पाइथागोरस थ्योरम और यू यूज ट्रिग्नोमेट्री. tan theta is equal to opposite upon adjacent. इतना ही लेना पड़ेगा 0.25. तो ये आएगा आपका 0.25 √3 आ जाएगा ये y कोऑर्डिनेट, है ना. तो सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए. x1 में x वाले कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, y निकालने के लिए y वाले कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन भी है आपका. देखो x1 वाले कोऑर्डिनेट यूज किए हमने, y के लिए y1 वाले. फर्स्ट 2 पार्टिकल के y कोऑर्डिनेट 0 है, जो थर्ड पार्टिकल है ऊपर उसका y कोऑर्डिनेट ये है ना. इनको ग्राम में ही रहने दिया, बिकॉज ऊपर भी ग्राम आएगा नीचे भी ग्राम आएगा, कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, दिस यू डू योरसेल्फ, है ना. सॉल्व एग्जांपल है, दिस मच हिंट इज इनफ एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस. कौन सा था? 7.1. ये भी सॉल्व एग्जांपल है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस आल्सो लिटिल बिट ऑफ दिस. इसमें पॉइंट मासेस नहीं है. आर यू कंफर्टेबल अप टू हियर? ये क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप, बताइए. 7.1. Yes, इसमें sir. अगर कोई पॉइंट मिस हुआ तो यू कैन जस्ट आस्क मी इफ यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग. डन, नो प्रॉब्लम. No, sir, no problem. Okay, now this is the slightly different, मतलब same question is different way it is put, same method we have to do it. ये क्या है देखिए, let us read it. Find the center of mass of the uniform L-shaped lamina. Lamina means thin flat plate. Thin flat plate, thin sheet जो होती है उसको lamina बोलते हैं. Lamina means thin flat sheet और thin plate, है ना. ऐसे कोई टीन की शीट है या कार्डबोर्ड है, आपने उसको ऐसे कट कर दिया कार्डबोर्ड को अल्फाबेट एल के शेप में, है ना. यूनिफॉर्म होना चाहिए. वर्ड यूज इज यूनिफॉर्म, इट कैरी इट्स ओन इंपॉर्टेंस. यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये मेथड नहीं लगा सकते हम. यूनिफॉर्म मीन्स जैसे ये 3 स्क्वायर में उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको, तो ये एक मास हो जाएगा. दिस विल बी वन अदर मास, दिस विल बी वन अदर मास, जिनका मास हम उनके सेंटर में एज्यूम कर सकते हैं ऐसा. लेट मी जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू. लेट मी रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली. विद द डायमेंशंस एज शोन, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg. पूरी प्लेट का मास 3 kg है. तो व्हाट वी हैव टू डू, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो. ये 1 kg का हो जाएगा ये पार्ट, ये 1 kg और ये 1 kg, है ना. इनको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लो. इसका पूरे का मास अभी हमने पढ़ा कि उसको हम एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में एज्यूम कर सकते हैं यूनिफॉर्म में. तो यहाँ पर ऐसा कर लो, ये पूरा स्क्वायर प्लेट हटा के 1 kg यहाँ पे पुट कर दो. 1 kg, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट इसका आधा, ये कितना है टोटल? 2 है. तो ये कितना होगा? 1 हो जाएगा. यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा मीटर में. ये हाफ मीटर, तो 0.5 मीटर, ऊपर भी 0.5 मीटर. तो ये पार्टिकल हो गया एक जिसके कोऑर्डिनेट 0.5 है. एक दूसरा पार्टिकल हो गया ये, उसका मास 1 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा 1.5. यहाँ तक 1 है और ये 0.5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 हो गया.
y कोऑर्डिनेट हाफ ही रहेगा, 0.5 रहेगा। थर्ड पार्ट को थर्ड पार्टिकल बना लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, वो भी 1 kg है, और उसका x कोऑर्डिनेट इतना रहेगा ये 0.5 और y कोऑर्डिनेट 1.5 रहेगा ये, ठीक है। तो इनको क्या किया, ये जो स्क्वायर जो है पार्ट्स इसके, इनको हमने पॉइंट मास बना के उनके सेंटर में रख दिया, एज गुड एज वी हैव द 3 particles and their locations are also known। तो फार्मूला लगा देंगे x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास 3 kg, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन टोटल मास। तो x कोऑर्डिनेट 5/6 आएगा, y कोऑर्डिनेट भी शायद 5/6 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। 5/6 मतलब 0.9 समथिंग यहाँ कहीं पे आएगा कोऑर्डिनेट। तो लेट्स सी, हाँ यहाँ पे देखो दोनों का 5/6 ये भी शॉर्ट एग्जांपल है। तो ओनली थिंग they are, you have to first convert them into the point mass and then you can use the formula of point masses, ठीक है। So this you also go through and these type of questions can be asked in examination। कुछ उसको शेप चेंज कर देंगे, है ना, they can make it U shape lamina, ऐसा बना सकते हैं, है ना, U shape बना सकते कि नहीं। तो you have to think accordingly। बोलिए, नो प्रॉब्लम सो फार। अरे देर, Yes, sir. बताइए कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या क्या कवर हो गया अभी तक बताइए, क्या हमने सीखा। ट्रांसलेशन मोशन वी हैव सीन एंड सेंटर ऑफ मास वी हैव डिफाइंड, है ना, एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला सीखा हमने, m1 x1 प्लस m2 x2 वाला फार्मूला। और पॉइंट मासेस के लिए है वो, बट एक्सटेंडेड अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है, कोई लेमिना फ्लैट बॉडी, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वीनियंट साइज में डिवाइड करके पूरे मास को सेंटर में रिप्लेस कर सकते हैं। 3 kg था तो 1 टोटल तीनों स्क्वायर मिलके 3 kg होंगे, इसका भी 1 kg होगा, इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, टोटल 3 kg हो गया। तो उनको हमने पॉइंट मास में कन्वर्ट करके सेंटर में रख दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फिर से फॉर्मूला लगा दिया m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन। क्लियर? किसी को डिफिकल्टी है इसमें कैलकुलेट करने में, कुछ प्रॉब्लम जा रही है? कैलकुलेट तो खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम जा रही है, बोलिए। No, sir. ओके, तो कैन आई गिव यू वन क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अवर टेक्स्ट बुक लाइक दिस। ये अपनी टेक्स्ट बुक से बाहर का क्वेश्चन है, बट लॉजिक यही है, जैसे ये है ना, से ये लॉजिक लगा के आपको करना है। एक टी शेप, लेट अस रीड इट फर्स्ट। टी शेप्ड यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट विद द डायमेंशन शोन इन द फिगर, ये भी यूनिफॉर्म है। देखो, अगर कभी कभी वो लिखना भूल जाते हैं, बट यू हैव टू टेक इट यूनिफॉर्म, is lying on the smooth floor, a force F is applied at the point P, यहाँ पे point P है, एक मिनट ये हटा दो, हाँ, F is applied at the point P parallel to AB, इसके पैरेलल लगाया हमने, such that object has only translation motion without rotation, find the location of P with respect to C। यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये, तो क्या मतलब है, पॉइंट P क्या होना चाहिए फिर, व्हाट शुड बी द पॉइंट P कॉल्ड, पॉइंट P को क्या बोलना चाहिए हमें। पॉइंट P पे हमने फोर्स लगाया, वी आर अप्लाइंग द फोर्स एट पॉइंट P एंड इट डजंट टर्न, इट जस्ट ट्रांसलेट मतलब स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है विदाउट एनी टर्निंग इफेक्ट, तो व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड। दैट पॉइंट कॉल्ड, अभी तो हमने पढ़ा था बिगिनिंग ऑफ दिस, Center of mass. yes, center of mass, in other words you have to find the center of mass, सेंटर ऑफ मास निकालना है, बट ये पॉइंट मासेस में नहीं है, बट यूनिफॉर्म तो है। तो इसका मास, अगर हमने इस रॉड का मास m लिया,
इसका कितना लेना पड़ेगा फिर हमें? इसकी लेंथ 2L है तो इसका 2M लेना पड़ेगा, लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, यूनिफॉर्म है। इस रॉड का मास M ले लो और इस रॉड का 2M लेना पड़ेगा। इस रॉड को पॉइंट मास बना के यहाँ पे रख दो M, और इस रॉड का 2M उसके सेंटर में रख दो, तभी दो मास में पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रॉड का M लिया तो इस यहाँ पे रख देंगे, और इस पार्ट ये इसकी डबल लेंथ है तो मास 2M लेना पड़ेगा, 12 लेंथ है, इसका इसके सेंटर में रखना पड़ेगा यहाँ कहीं पर, है ना। और नीचे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये x ये ऊपर y। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ पे 2M का, एक पार्टिकल यहाँ पर है M का, ये इस रॉड के सेंटर में आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स x तो 0 होंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड L, ये 12 की लॉड है लेंथ की, तो L हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का 2L हो जाएगा, 0 एंड 2L। तो y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। लेट मी सी वेदर आई हैव डन द डायग्राम। यस, आई हैव डन द डायग्राम, ड्रॉन द डायग्राम। देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कैन यू सी, हमने क्या किया, दोनों रॉड को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया और उनके सेंटर में रख दिया। ये ऊपर वाली जो रॉड थी देखो, उसकी लेंथ L थी, तो उसका मास अगर हम M लेंगे तो इसकी वर्टिकल रॉड जो है ये वाली का मास 2M लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट अगर हमने C पे ओरिजिन ले लिया हमने, ठीक है, C पे ओरिजिन ले लिया, ऊपर y एक्सिस हो जाएगा। तो y एक्सिस पे ही दोनों मासेस आ गए, 0 0 x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इसका कितना है L, और ऊपर वाली रॉड का 2L। तो y फार्मूला लगा दिया m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन टोटल मास। तो m1 इसको 1 ले लो, 2m कितनी डिस्टेंस पर है, L पर है, इसका मास m है, ये कितनी डिस्टेंस पर है, 2L पर है, और डिवाइड बाय टोटल मास 2m प्लस m 3m। तो m तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 4L/3 यहाँ कहीं पे आएगा, इट विल कम समवेयर, ये 4L/3 पर। उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 4L/3। अच्छा यहाँ पे दिया ना, ऑप्शन दिए हुए ना D, 4L/3। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? हमने क्या किया, जैसे ये इसका क्लू लिया, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ना, इसका क्लू ले लिया हमने, है ना, कि भाई उसको पूरे एक्सटेंडेड बॉडीज को यूनिफॉर्म है तो उसका मास उसके सेंटर में रख के पॉइंट मास बना लो, टोटल मास को सेंटर में रख के पॉइंट मास बना लो, और पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देख लो इसको, कहीं पे कोई पॉइंट मिस है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इफ यू मिस एनी पॉइंट। Clear to everyone? बताइए, Manashri, could you get this? Yes, sir. Okay, note down. Anybody has any problem? No problem. चलो नोट कर लो इसको. Options are given. Fourth option is the right answer. Done, sir. अच्छा इसमें चलो मैं एक क्वेश्चन पूछूं. एक रॉड नीचे लगा दो यहाँ पर, सेम एल लेंथ की, जैसे इसको हमने आई शेप बना दिया. अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ जाए, कहाँ पे होगा बोलो? नाउ सेंटर ऑफ मास विल बी वेयर? कॉमन सेंस, लॉ ऑफ कॉमन सेंस, मिडवे पर होगा, बिकॉज दोनों तरफ से सिमेट्रिक है. Yes, इस रॉड के सेंटर में होगा L from the lowest point or from the top, midway आ जाएगा. If you put one more mass, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट कर दो मास M, तो उसका क्या होगा, M into 0
और नीचे प्लस m और हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, मिडवे आ जाएगा, l आ जाएगा आंसर। आर यू गेटिंग? क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड लाइक दिस। यहाँ पे एक क्राउड और लगा दिया तो क्या होगा, है ना? तो इट विल कम डाउन एट मिडवे ऑफ द 2l लेंथ, है ना? यहाँ से देखो आ भी रहा फॉर्मूला, एक रॉड नीचे लगा दो यहाँ पर, तो उसका तो मास तो है m, लेकिन ओरिजिन पर आ गया 0, और नीचे प्लस m हो जाएगा, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 4 कैंसिल होके मिडवे ऑफ दिस रॉड। तो लाइक दिस मेनी क्वेश्चन यू कैन मेक योरसेल्फ एंड सॉल्व। यू कैन थिंक, एटलीस्ट सॉल्व नहीं तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, है ना? एक रॉड यहाँ लगा दे सेंटर मिडवे पर, ऐसे बना दिया हमने कुछ, तो m, तो यहाँ पे फिर 3m करना पड़ेगा हमें, है ना? यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4/, फिर क्या आंसर आएगा? ये 2, 5/4 आ जाएगा क्या? हाँ, 5/4। तो वो चेंजेस जो भी करते हैं, यू शुड बी रेडी फॉर एनी चेंजेस। सेम क्वेश्चन may not be repeated, but nearby questions are generally asked in competitive examination. Those who are going for competitive examination, जो भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, इवन बोर्ड्स के लिए। आई एम टेलिंग यू, दोज हु आर गोइंग फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, जैसे 12th में आप जाएंगे, इट इज मैंडेटरी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 years। वैसे तो मैं क्लास में मैक्सिमम करा देता हूँ आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन, तो कोई भी कंपटीशन के लिए आप जा रहे हैं तो यू हैव टू सॉल्व द लास्ट 5 years पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर। करंट जो करंट ईयर होगा, लास्ट ईयर होगा, वो पहले सॉल्व करना, बिकॉज कोर्स भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो फिर उससे, जैसे अभी यू आर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर 22, तो यू हैव टू सॉल्व द पेपर ऑफ 21 तो हुआ ही नहीं, 20 का करना पड़ेगा, फिर 19 18 लाइक दिस। जेई के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू सॉल्व दैट ऑल द पेपर्स फॉर जेई ऑफ प्रीवियस रिसेंट ईयर्स। नीट के लिए, so that is must. There is the question, there is the books coming chapter wise solution of every chapter, previous year questions, Aryant and Cengage and Disha publications. All right, तो जैसे ये जो इसको सॉल्व करना नहीं है, केवल बताना है कि सेंटर ऑफ मास किधर होगा। देखो यहाँ पे जस्ट लेट मी हेल्प यू आउट। Circular plate of diameter d is kept in contact with the square plate of edge d. इसका diameter d है और इसका edge जो है d है, इसकी side, each side is d. As shown in the figure, the density of material and the thickness are same. इसकी जो density है same इसकी है, thickness भी same, मतलब they are cut from the same sheet. किसी बड़ी sheet में से दोनों shape cut करके contact में रख दिया। The center of mass of the composite system will be, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है कहीं पे भी यहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो देयर आर 3 ऑप्शंस, इन द सर्कुलर प्लेट और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इन द स्क्वायर प्लेट। 3 पॉइंट्स हैं ए बी आर, इसमें दिया भी है सर, इनसाइड द सर्कुलर प्लेट, यस ये आंसर होगा कि इनसाइड द स्क्वायर प्लेट इसमें होगा, कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी ऑप्शन, मतलब यहाँ कहीं पर होगा या आउटसाइड द सिस्टम होगा। बोलिए, जस्ट नाउ वी डिड इट, थोड़ी देर पर। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। At the point of contact is the first answer coming. What about others? This point we had done 2 minutes before. ये हमने इसका पॉइंट कवर किया था थोड़ी देर पहले ही कवर किया। If you have heard my all the points carefully, you can reply very easily. बोलिए, any other answer? Quick response. Yeah, 10 minutes remaining only. जल्दी बताइए, फास्ट आंसर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया 1 kg एंड 9 kg वाला,
It was near to the which mass? Lighter mass or heavier mass? Sir, heavier. इसमें से कौन heavy होगा? Will they be equal masses or one will be heavier? कौन सा किसका mass more होगा? So या the square plate Square will be will be heavier. heavier. ऑफ कोर्स स्क्वायर प्लेट, क्योंकि अगर सर्कुलर प्लेट को अंदर डाल दो इसके इतना ही कवर करेगी वो, सर्कुलर प्लेट में एरिया कम है, Yes, sir. तो दिस इज हैवी, तो आंसर विल बी इन द स्क्वायर Inside प्लेट, the बी, square plate. बी ऑप्शन। अब कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? वही m1 x1 यहाँ पर सेंटर ले लो, देखो ये those who are going for competitive examination can find out themselves, यहाँ पे वो ले लो ओरिजिन, तो m1 x1, तो ये तो m1 इंटू x, ये तो 0 हो जाएगा इसका m2 इंटू x2 अपॉन टोटल मास। तो मास निकालना आना चाहिए आपको। मास कैसे निकालते हैं? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इंटू थिकनेस लिख सकते हैं। डेंसिटी एंड थिकनेस ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, तो कैंसिल हो जाएगी, तो एरिया डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कभी कभी फ्लैट बॉडीज के लिए हम m1 a1 मास की जगह a1 x1 लिख सकते हैं प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लैट बॉडीज के लिए, क्योंकि डेंसिटी एंड थिकनेस विल गेट कैंसिल, ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा। तो इसका आंसर कुछ ये यहाँ कहीं पे आता है, ये डिस्टेंस पे आता है, इट इज कमिंग, ये कितना डिस्टेंस होगा? d/2, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो d/2 से थोड़ा ज्यादा आता है यहाँ कहीं पे। मैंने कैलकुलेट किया भी है, देखो those who are interested can just see what is the solution। इसका कहाँ पे आ रहा है देखो, मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, बट दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, इसीलिए देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो ये आंसर आता है उसका 4d अपॉन पाई प्लस 4, तो इट इज सर्टेनली इट इज ग्रेटर देन d/2, इट मीन्स यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मास एंड डेंसिटी वो कन्वर्ट करके, तो यू कैन लीव इट, कैलकुलेशन पार्ट यू कैन जस्ट लीव इट, ठीक है। नाउ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर हमने क्या किया अभी, एक्स एंड वाई सेपरेट कोऑर्डिनेट्स निकाले। अगर हमें किसी पॉइंट के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। डू यू रिमेम्बर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स वाई जेड विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें एक्स एंड वाई निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर हमने पार्टिकल्स को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड एक ही साथ आ जाएंगे वेक्टर फॉर्म में। गेटिंग और नॉट? हमने एक्स वाई जेड सेपरेट निकालने का फार्मूला सीखा। नाउ वी आर लर्निंग ऑल टुगेदर हाउ टू कैलकुलेट ऑल थ्री टुगेदर। तो क्या करना पड़ता है इसका? मास m1 का पोजीशन वेक्टर r1 इज द पोजीशन वेक्टर, pv ठीक है। तो r1 किसका है? m1 का। r2 किसका है? m2 का। और सेंटर ऑफ मास का क्या? कैपिटल R। R विल बी गिवन बाय, अभी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? r1, x1 की जगह r1, x2 की जगह r2, बाकी फार्मूला रिमेन सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम। x1 और x2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? r1 एंड r2 से। दैट्स ऑल। यदि ये क्वेश्चन है, नोट कर लो, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। आपको मास भी दिया हुआ है और r1 भी दिया है ये, और m2 भी दिया, r2 भी दिया, वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स ऑल। आपको r मिल जाएगा, तो r कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये जो डिजिट होगी वो x को रिप्रेजेंट करेगी, ये जो डिजिट होगी y को रिप्रेजेंट करेगी। क्विकली, आर यू डू यू वांट टू कंप्लीट इट इन द होमवर्क? So homework. हाँ, होमवर्क कर लो, प्रैक्टिस थोड़ी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको
स्पीड कम हो जाती है फिर. इफ यू डोंट सॉल्व इट यू विल डू द एरर्स एंड स्पीड भी कम हो जाएगी. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देना. दैट्स ऑल. R1 एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड गेट इट. एक और पहले भी मैंने क्वेश्चन दिया शायद. वन मोर क्वेश्चन वाज गिवन. चेक कर लेना कौन सा दिया था. डन. Yes, sir. ओके, तो एक काम करते हैं. कैन यू, ये थोड़ा सा, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन. आई वांट टू सी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. कैन यू डू दिस क्वेश्चन. तो भाई ये एक क्वेश्चन है ऐसे. फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular hole of radius r/2 is cut out. The center of hole is at r/2. ये hole का center r/2 पर है. From the center of the original disk, locate the center of mass. यहाँ पे मैंने, यहाँ पे you cut the center of gravity, cut कर दीजिए यहाँ पर. Just cut the center of gravity and write it center of mass of resulting flat body. ये जो बची है flat resulting, जो remaining flat body जो बची है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना. पहले तो सेंटर में ही रहेगा, अभी इधर शिफ्ट हो जाएगा. इधर से कट किया ना, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. तो व्हाट विल बी द लोकेशन फ्रॉम सेंटर? ओरिजिनल सेंटर से कितनी दूर पर होगा सेंटर ऑफ मास? दिस इज द अदर क्वेश्चन. These two questions you do it in the homework, and tomorrow, day after tomorrow, we'll discuss both the questions and very important points further we'll discuss. So today I am closing here, and day after tomorrow we'll continue from here. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये. Okay, thank you then. Thank you, sir. Okay, चलिए लॉग आउट करिए.